गाना मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर आज गिरफ्तार हो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। आमदन से जायद असासा जात, और ये वही केस है, वही स्कैंडल है जिसका मशहूर ज़माना जो नाम है वो टीटी स्कैंडल जो है पड़ा हुआ है। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ ही दो मुख्तलिफ बयानिए सामने आ गए। एक तरफ से नून लीग का बयानिया कि जी ये सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद का ये रद्द अमल है, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इंजीनियर्ड करने का, जबकि हुकूमत की तरफ से और नैब की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि शहबाज शरीफ आज किसी भी किस्म के सवालात के जवाब देने में नाकाम रहे हाई कोर्ट में भी, और उससे पहले नैब के सवालात के भी जवाब नहीं दे सके। और नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बहुत मजबूत है। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम। और इस पर बात करने के लिए बहुत से सवालात हैं। इन सब का जवाब लेने के लिए मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा शख्सियत हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस कितना मजबूत है, क्योंकि इससे पहले हमने आशियाना, रमजान, शुगर स्कैंडल, मिल्स वगैरह वो भी देखे थे, उसमें भी आखिरकार वो अपनी बेल करवा के बाहर आ गए। और फिर जिस तरह की नैब के बारे में रिमार्क्स आए थे अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कितना मजबूत है? देखिए, जो पहली बात यह है कि आज का जो उनकी गिरफ्तारी का फैसला है और जमानत की मनसूखी का फैसला है वो अदालत आलिया लाहौर का 2 रुकनी बेंच का फैसला है। तो ये चीज़ तो इस बात से ही वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इस केस के अंदर सबूत शवाहिद कितने मजबूत हैं और इस केस की क्या स्ट्रेंथ है। आप लोग जानते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये बाकी तमाम केसेस से मुख्तलिफ नौइयत का है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि एक केसेस होते हैं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस के अंदर जो एविडेंस होता है, सबूत होते हैं, वो और नौइयत के होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर जब केस बन जाता है या वो एसेट्स का केस हो, असासों का हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस होता है। तो ये एक सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है और उसी स्ट्रेंथ के ऊपर ये आज शहबाज शरीफ साहब अचानक गिरफ्तार नहीं हो गए। ये जून में इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ था और इनको अरेस्ट करने के लिए नैब ने इनके मॉडल टाउन के घर पे जब वो गए थे तो ये वहां से भाग गए थे और अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में नमूदार हुए और इन्होंने प्री अरेस्ट बेल ले ली। उस जून की हेयरिंग से लेके अभी तक इसमें 12 हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं। बड़ी तफसील के साथ इनके वकील और पूरी एक फौज थी वकला की, उन्होंने अपनी दलाइल भी दिए और उसके बाद नैब के आर्गूमेंट सुने गए, एविडेंस को देखा गया, केस में इसकी चीज़ों को परखा गया, तो फिर ही इनकी जमानत को मनसूख किया गया। इसी केस के अंदर हमजा शहबाज भी जो हैं उनकी भी बेल लाहौर से ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है और जितने इनके साथ एक्यूज हैं किसी की अभी तक बेल नहीं हुई। और ये है स्ट्रेंथ इस केस की, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत केस है। और रीता, एक यहाँ पे आपके लोगों के लिए जानना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब किसी को अरेस्ट करने का फैसला किया जाना होता है और स्पेशली अदालत बेल का फैसला करती है
तो कंडक्ट ऑफ द पर्सन लाजमी देखा जाता है। इनका कंडक्ट ये है कि इन्होंने जब अदालत में आना होता है, किसी पेशी पे जाना होता है, तो सैकड़ों हज़ारों लोगों का जत्था लेके जाते हैं जो एक हमले के मुतरादिफ है। तो अदालत को ये भी नज़र आता है कि किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और एविडेंस के ऊपर और गवाहों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं अगर ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करते और ये हिरासत में नहीं जाते। इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के ही ज़मानत का फैसला किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आज एक कानूनी फैसला था, 4 माह वो चला, 3 माह चला, उसके ऊपर बहस हुई, कानूनी फैसला आ गया। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, उसमें चाहे वो मरीम औरंगजेब हों या मरीम नवाज साहिबा हों, दोनों का रद्द अमल ऐसा था कि जैसे वो महसूस सीधा अदलिया के ऊपर हमला बड़े ढके छुपे अल्फाज में किया गया, लेकिन हमला ये अदलिया के ऊपर बनता है क्योंकि फैसला अदालत आलिया का है, ये किसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का फैसला नहीं था उनकी जमानत की मनसूखी का। तो आप समझते हैं कि ये केस इतना मजबूत है कि शहबाज शरीफ की अब इसमें जमानत बिल्कुल भी नहीं हो सकती? देखिए, 2 चीजें गरीदा, जमानत होना ना होना और उसके बाद केस में प्रोसिक्यूशन होके कन्विक्शन होना या एक्विटल होना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जहां तक जमानत का ताल्लुक है तो जमानत पहले तो ये देखा जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार है। अब वो कल इनको नायब एहतसाब अदालत में पेश करेगी, रिमांड की रिक्वेस्ट करेगी, इनका रिमांड होता है, वो कोर्ट देखेगी, इंडिपेंडेंटली फैसला करेगी। जब किसी का जुडिशल रिमांड एग्जीक्यूटिव रिमांड खत्म हो जाता है, पुलिस रिमांड, तो फिर उसका एक जुडिशल रिमांड होता है जब वो जुडिशल कस्टडी में होता है। उसके बाद वो जो बंदा है उस केस के सर्कमस्टांसेस और उसके इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए बेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जहां तक इस केस की बात है तो ये रेफरेंस अभी जो फाइल हुआ है, शायद देखिए अभी चूंकि वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मे बी इसके अंदर कोई इंटरम रेफरेंस भी फाइल हो जाए। लेकिन बहरकैफ अब इसमें फर्दर भी आयद होगा, केस भी चलेगा। और शहबाज शरीफ जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, देखिए जो रेफरेंस फाइल हुआ है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर बहाने कर रहे थे, खुद पेश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से रेफरेंस भी डिस्कशन। ठीक है। अच्छा, इसका एक तो बैरिस्टर साहब, सॉरी टू कैप्चर इन, इसका एक तो जाहिर है कानूनी एस्पेक्ट है जो कि नैब ने देखना है, प्रोसिक्यूशन करनी है, उसमें तवक्को की जा सकती है कि प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग हो कि नैब अपने ऊपर धुले हुए जो दीगर इल्जामात हैं या उसकी साख पे सवालात हैं उनको धो सके। लेकिन बहरहाल इसका एक सियासी एस्पेक्ट भी है जिसका जाहिर है आज आप सारा दिन उसको एड्रेस करते रहे, जिसमें 2-3 चीजें बड़ी बुनियादी हैं। एक तो बयानिया ये आया अपोजिशन की तरफ से कि जी ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तसलसल है। यहां तक कि नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी एपीसी की करारदाद की तौसीक है। इसके अलावा अगेन नैब न्याजी, नैब हुकूमत गठजोड़, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर ये एपीसी का तसलसल, इनकी गिरफ्तारी होती तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जून 2020 में पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया कि सितंबर में जाके ये सब साहिबान एपीसी करेंगे, तो इसलिए आज हम इनका रेस्पोरेंट निकालते हैं और इनको गिरफ्तार करने जाते हैं, और फिर जाके आज वो केस खत्म हुआ। तो ये तो बात ही बिल्कुल, इसमें कोई मंतक ही नहीं है। ये एक पहले से चली आ रही चीज है और केस भी कोर्ट्स के अंदर पहले से लगा हुआ था। जहां तक एपीसी की बात है तो मुझे तो समझ नहीं आता कि एपीसी के अंदर इन्होंने ऐसी कौन सी नई बात कर दी या इस्तीफे दे दिए या कोई तहरीक चला के सड़कों पे आ चुके। मैं नहीं समझता। और ये कौन सी पहली एपीसी थी? पिछले साल भी मौलाना इस्लामाबाद आ गए थे और उनका वो शो फ्लॉप हुआ था, तो ये अपना शो उस तरह से तो पूरा करते रहे। मैं समझता हूँ आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मरीम नवाज साहबा की तरफ से, और मैंने आज अपनी प्रेस टॉक में इस चीज़ का इजहार भी किया है, मुझे वो बड़ी हद तक तो कोई उनसे हमदर्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो विक्ट्री स्पीच लग रही थी। क्योंकि मरीम साहिबा ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए थे या 2 तरीके थे, जिसमें से शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है, और इसलिए अब तो मरीम साहिबा इसके अंदर लीडर है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ, अगर इनकी बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने इनको गिरफ्तार करके मरीम को आज लीडर बना दिया नून लीग का। तो ये बड़ी बेमानी सी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मरीम साहिबा ने आज ये मौका जाने नहीं दिया और ये बात दोहरा दी और इस पर मोहर साबित कर दी कि शहबाज शरीफ साहब कोई मुफाहमत की सियासत करते हैं,
اور लेकिन बैरिस्टर साहब ये बात भी तो जरूर है कि शहबाज शरीफ को नैब की तरफ से अंदर किया जाना हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि मुफाहिमत का जो बयानिया था वो तो अंदर हो गया, जो शीन थी वो तो अंदर हो गई, अब नून बाहर रह गई है। तो नून ज़ाहिर है मुजाहिमत का बयानिया है और बड़े सख्त टफ टाइम वो आपको दे सकती है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल वक्त है, या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ के अंदर जाने से, जेल में जाने से हुकूमत के लिए तमाम मुश्किलें आसान हो गई? देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत के लिए मुश्किलें ना इनके अंदर जाने और बाहर जाने से आसान और कुछ होती हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में गए हैं तो अपने कर्मों की वजह से गए हैं, और मरीम साहब जहां तक उनका नून लीग का बयानिया बनाने की बात है तो वो अपना शौक जरूर पूरा कर लें। हम तो इनको प्लेटफॉर्म भी देने के लिए तैयार हैं, आए बिल्कुल बैठें, जहाँ पे इन्होंने इस्तीफे देने इस्तीफे दें, जुलूस निकालने जुलूस निकालें। इन्होंने, आपको याद है कि सो कॉल्ड वोट को इज्जत दो इस्लामाबाद से एक निकाला था तो पिंडी तक जाते हुए वो पूरा मजमा ही खाली हो गया था, लाहौर तो दूर की बात है। तो ऐसे शौक ये पहले भी पूरे कर चुके हैं। हुकूमत इनकी इस चीज़ों से तो कतई कोई उसकी कंसिडरेशन में ही नहीं है। हम तो फोकस करके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की गिरफ्तारी को जोड़ा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के साथ भी, कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग की मजबूती वाज़ेह नजर आ रही थी, उसका स्वीप, क्लीन स्वीप नजर आ रहा था, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को पकड़ के अंदर करवा दिया गया। अच्छा, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि जी जब पीपल्स पार्टी आती है तो वो क्लीन स्वीप कर लेती है, जब नून लीग आती है तो वो क्लीन स्वीप कर लेती है, और आज इनको लग रहा था ये क्लीन स्वीप कर लेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने आज अपनी प्रेस टॉक में पूछा भी है कि शहबाज शरीफ साहब, पहली तो बात ये है पिछले 6 माह में कितनी दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान जा चुके हैं, कितने जलसों से खिताब कर चुके हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज इनकी भतीजी ने खुद इनको अपने प्रेस टॉक में पंजाब का लीडर करार दे दिया है। तो पंजाब के लीडर का गिलगित बल्तिस्तान में क्या ताल्लुक है? वो तो इस वक्त एक प्रॉक्सी लीडर थे, जो आज भतीजी साहिबा ने साबित कर दिया कि वो प्रॉक्सी लीडर हैं, क्योंकि वो उनको तो पंजाब का लीडर कह दिया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर इनकी पार्टी ने स्वीप करना है तो वो वहाँ पे इनको लीडर तो शायद कोई और हो, मरीम साहिबा होंगी, ये जाएं जल्द से जुलूस करें। अच्छा, आज 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे, एक तो शहबाज शरीफ पकड़े गए, दूसरा आसिफ अली जरदारी, जाली अकाउंट्स केस, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्द जुर्म आयद हो गई। क्या आसिफ जरदारी भी गिरफ्तार होने वाले हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो अब ये तो बिल्कुल नैब ही की स्वाबदीद होती है, या उनका जब उनको लगे तो थ्रू कोर्ट ही होगी। गिरफ्तारी से ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि केसेस को अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब का केस भी कोई हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया, ये आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे GIT बनी, उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई, फिर उसके नतीजे में नैब को केस रेफर हुए। अब वो एक उसका जो तसलसल है वो जारी है, उस तसलसल में ही आज इनके ऊपर फर्द जुर्म, और आप थोड़ा सा इस पर यह भी गौर कीजिए कि इस फर्द जुर्म को आयद होने से पहले क्या क्या रुकावटें खड़ी की गई। मल्टीपल एप्लीकेशंस 265K की फाइल की गई मुख्तलिफ अदालतों में ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो सके। नैब ने वो तमाम एप्लीकेशंस कंटेस्ट की, हर फोरम पे इनको शिकस्त हुई। उसके बाद ये कोविड का भी और खराबी सेहत का भी बहाना लगाते रहे। मेन वजह क्या है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए एक मुलजिम का अदालत में खुद होना मौजूद होता है। तो बहरकैफ जिस कंसिस्टेंसी से नैब काम कर रही है उसकी वजह से आज फर्द जुर्म आयद हुआ है। आज सुबह भी मैंने ट्वीट की थी, बिलावल साहब शिकायत कर रहे थे कि इतने बुरे हालात में, पेंडेमिक की सूरत में इनके अब्बा को अदालत आना पड़ता है, ये बड़ी जुल्म की बात है। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि थोड़ा सा पाकिस्तान के कानून का जायजा ले लें, आपके अब्बा सुबह जाके एक दरख्वास्त दे दें अदालत के अंदर कि मुझे पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्प्ट कर दें, मेरी जगह मेरा वकील केस चलाएगा। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं, अदलिया इनको बिल्कुल फैसिलिटेट कर सकती है, इनको छूट मिल सकती है, ये आराम से अपने घर में बैठें, मुल्क से फरार नहीं हो सकेंगे। केस को चलने, डे टू डे बेस पे केस चलाएं, अगर ये बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे। आप समझते हैं क्योंकि जब ये जाली अकाउंट्स केस की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि आपने की थी, जिसमें आप सारी वो एक साल भर पहले बड़ी डैमिंग किस्म की डिटेल्स लेके आए थे, तो सब चीजें आपके सामने हैं। क्या आप समझते हैं कि उस तमाम GIT को सामने रखते हुए अब तक जितने रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, जितने सबूत सामने आए हैं, जरदारी साहब को गिरफ्तार होना चाहिए या हो सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी का मामला है तो ये तो गिरफ्तारी के ऊपर प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह है। गिरफ्तारी किसी की तभी की जाती है अगर कोई शख्स इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार है या कोई मुलजिम
बाहर रहते हुए एहतसाब के अमल या किसी भी विटनेस या गवाही के ऊपर असर अंदाज हो सके। तो अगर आने वाले दिनों में ये नैब को लगेगा तो वो इसको अरेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी जो भी अरेस्ट वारंट होता है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी होता है। जब रिमांड के लिए जाते हैं तो जज के सामने पेश होते हैं और अगर वो मुनासिब हो तो वो रिमांड देते हैं, वरना रिमांड नहीं होते। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको आपके जिम्मे लगाया गया है नवाज शरीफ की वतन वापसी भी। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तो नहीं आ रहे, लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गए हैं, तो कहां तक पहुंची उनकी वतन वापसी के लिए हुकूमत, कहां तक पहुंची? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो कोई स्पेसिफिकली मेरी जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है उनकी वापसी के लिए। जो इदारे हैं उनकी वापसी के लिए कोशां हैं। इसमें एक रोल नैब का है, एक हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री का है। इस वक्त कल भी शायद इसके अंदर दोबारा हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम अभी तक 2 मरासले जो हैं वो बरतानवी हुकूमत को भेज चुके हैं रिगार्डिंग नवाज शरीफ करंट लीगल स्टेटस। इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो क्या है उसके मुतालिक। इसके बाद अब एक्सट्रेडिशन भी इनकी फाइल होने जा रही है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि एक्सट्रेडिशन इनकी फाइल कर दी जाए। तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल MOU करना पड़ेगा। हम बरतानिया के जो मुतलका महकमा है उससे राब्ते में हैं और जैसे ये पेपर वर्क कंप्लीट होता है उनको भिजवा भी दिया जाएगा और फिर उसको डिप्लोमेटिक चैनल पे परसू भी किया जाएगा। क्योंकि ये नवाज शरीफ का केस मैं समझता हूँ ये आम लोगों वाला केस नहीं है। इसके अंदर बरतानिया का अपना भी जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर आप देखिए तो फिनसेन की एक जो डॉक्यूमेंट्स अभी आए हैं कुछ दिन पहले, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि बरतानिया में सबसे ज़्यादा जो लूटेड वेल्थ है, करप्शन का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, वो वहाँ डंप होता है। तो एक ऐसा मुलज़म भी नहीं है, मुजरिम जो इस जुर्म में सज़ा याफ्ता हो, उसका बरतानिया में बैठना किसी भी कानून और कायदे से बाहर, जब पाकिस्तान की अदालतें और इदारे उसको मांग रहे हों, तो बरतानिया के लिए बड़ा भारी होगा उसको वहाँ पे मज़ीद देर तक रखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब, मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब, खास तौर पे हमसे बात कर रहे थे आज प्रोग्राम में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म और नवाज शरीफ की वापसी। इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ मजीद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राजा आमिर अब्बास साहब, शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा और शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी पे फर्द जुर्म और अब आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहां से MNA हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, और मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून और खासतौर पे नैब कवानीन के माहिर हैं, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं, राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस कितना मजबूत है? क्या नैब इसको प्रोसिक्यूट कर सकेगा? कोई इसमें लकूना तो नहीं रह जाएगा कानूनी? देखिए, केस जहां तक की बात है, हमने जो एविडेंस अभी कुछ ये शहजाद अकबर साहब इससे पहले सेगमेंट में थे, ये भी दिखाते रहे कि वो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो करोड़ों रुपए, जबकि ये वजीर आला बनते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इनके बच्चों के नाम पे वो आ रहे हैं डिफरेंट रूट से, कभी किसी पापड़ वाले के उससे, कभी किसी और के, और फिर उसके बाद ऐसे हो रहा है कि जनाब ये पैसे अल्टीमेटली जिसका अकाउंट में जाते हैं वो सलमान, इनके बेटे जो उनसे हैं। तो अब ये बात है कि जनाब इनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, बच्चों की आपकी आमदन अगर आपके उस टेनोर से पहले देखें तो बहुत नॉमिनल उनके बैंक अकाउंट्स थे, और अचानक वो ग्राफ ऐसे चला जाता है और करोड़ों अरबों रुपए आ शहबाज शरीफ का इसमें क्या किरदार है? वही बता रहा हूं, क्योंकि ये जो केस है, जैसे नवाज शरीफ का केस था कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स जो उनसे थे, वो उनके बच्चों जो कि बहुत छोटे थे, उन्होंने सोर्स बतानी थी कि कहां से लिए, और कभी वो लेकिन सजा तो एवनफील्ड पे नहीं मिला, सजा तो फिर अकामा पे मिली।
नहीं, सजा उनको जो अभी बेल पे हैं और 10 साल की सजा हुई उनको एवनफील्ड पे मियां नवाज शरीफ को। अल अजीजिया रेफरेंस का हवाला दे रहे हैं। अल अजीजिया अलहदा है, एवनफील्ड अलहदा है। अल अजीजिया सऊदी अरब में है, एवनफील्ड पार्क लेन जो उनसे हैं लंदन के अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ पे भी यही केस होगा कि आपके बच्चों पे ये इल्जामात थे, या तो सलमान शहबाज आए और बताएं कि जनाब मेरी ये वो सोर्स ऑफ इनकम था, ये मेरा कारोबार था, क्योंकि जब शहबाज शरीफ से पूछा गया, वो ज़राए हुजूर, शहबाज शरीफ से जब पूछा गया तो वो तो कहते हैं 10 भैंसें थी और मेरी इनकम उधर से होती थी। तो अब एग्जैक्टली मियां नवाज शरीफ वाला केस है। एक इसमें सुखम थोड़ा सा होगा कि चूंकि असल प्रिंसिपल एक्यूज जो होते हैं इनके बेटे हैं वो मफरूर हैं, तो अब उनकी गैर मौजूदगी में जब वो बता नहीं रहे, लेकिन यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक शख्स जिसको पता है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, मफरूर हैं, तो शायद उनके पास मनी ट्रेल नहीं है। तो इट्स अ वेरी सीरियस केस अगेंस्ट शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ। जरदारी साहब की केस पर भी बात करेंगे, पर शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा आपको इंक्लूड कर रही हूं मैं डिबेट में। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब अभी कुछ देर पहले मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। राजा आमिर अब्बास को भी आपने सुन लिया कि जी केस शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत मजबूत है और सिमिलर इन नेचर है टू नवाज शरीफ का केस, जिसमें जाहिर है वो अपने साहबजादों की इनकम के हवाले से इतने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, टीटियां निकल रही हैं, अरबों रुपए निकल रहे हैं, कभी इस मैनेजर के अकाउंट से जिसकी 10 या 12 हजार तनख्वाह है। तो इसका मतलब है कि इस दफा जो गिरफ्तारी है शहबाज शरीफ साहब की वो कानूनी एतबार से बहुत सीरियस है। देखिए बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरीदा चाहे आमिर साहब हों, शहजाद साहब हों, ये जो भी कह रहे हैं, इस मुल्क का एक कानून है और हर मुल्क का एक कानून होता है कि हर शख्स लॉ के अंदर इंडिपेंडेंट होता है जब तक वो अपने पेरेंट्स का या अपने किसी स्पाउस का डिपेंडेंट ना शो हो। सवाए इन दो एक्सेप्शंस के हर इंसान अंडर द लॉ ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के कानून, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक इंडिपेंडेंट शख्स है। और आप किसी एक शख्स के गुनाह की सजा, या गुनाह हो या ना हो जो भी है, मैं इस वक्त उनके बच्चों के अकाउंट थे नहीं थे क्या था मैं उस पर जाऊंगी नहीं, ठीक, उसकी सजा आप किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकते। ये कोई बेसिक ह्यूमन राइट डिनाई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ठीक है, हो तो रहा है इस मुल्क में, लेकिन उसको अगर आप खुला इतराफ करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। आपने एवनफील्ड का रेफरेंस दिया, एवनफील्ड इस वक्त सस्पेंडेड है, उसका जो फैसला आया था वो मेरिट पे सस्पेंडेड है, तो हम अगर उस डिटेल में ना जाएं तो बेहतर है। हाँ, नवाज शरीफ को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया तो इकामा पे जरूर किया गया, अपने बेटे से ना ली हुई तनख्वाह डिक्लेयर ना करने पे जरूर सस्पेंड किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। आप समझती हैं शिजा साहिबा कि एक कानूनी लकूना मौजूद है जिसपे शहबाज शरीफ के खिलाफ केस कमजोर पड़ सकता है? देखिए बात ये लकूना नहीं है, ये एक बेसिक स्पिरिट है लॉ का, एक बेसिक लॉ है। मुझे ये नहीं समझ आती है, तो ये लोग तमाम लोग कानूनदान हैं, आप लोग अपने जाती मफाद के लिए जो है, या अपनी पार्टीज को या अपने डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के शहरियों के साथ आप जाति किस तरह कर सकते हैं कि उनको उनका बेसिक राइट टू लॉ ही ना मिले, टू जस्टिस ही ना मिले। आप चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो सारी ऑपोजिशन, बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जेल में डल जाए, आपको खुला मैदान मिल जाए। यकीन करें आपसे फिर भी ये मुल्क नहीं चलने वाला। जहां तक शहबाज शरीफ के केस की बात है और उनकी गिरफ्तारी की बात है और नैब की बात है, लास्ट बात, आप चाहे साद रफीक साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट की देख लें जो डिसीजन आई, या आप शाहिद खान साहब की PSO MD के केस में कराची हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देख लें, आपको साफ पता चल जाएगा कि नैब के अगेंस्ट कोर्ट्स जो हैं वो असल में क्या कह रही हैं जब वो डिटेल में सुनती हैं। इस पे नैब की कारकर्दगी पे आगे चल के खुल के बात करते हैं। शमीला फारूकी साहिबा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद आसिफ अली जरदारी पे फर्द जुर्म और बड़ी संगीन नौयत के फर्द जुर्म उसी जाली अकाउंट्स केस में, जिसपे अब तवक्को की जा रही है, खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद। जी शुक्रिया गरीदा साहिबा। देखिए आपको अगर याद हो तो APC में जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया, तो उसमें तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस खिताब के बाद तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं दोबारा जेल जाऊंगा।
تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مطلب یہ حکومت اتنی پریڈکٹیبل ہے کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے، کیونکہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر جو ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی گئی، اس کے اندر تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اکٹھا ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی یہی ہمارا لائن مین ہوگا، یہ پلان آف ایکشن ہے کہ ہم جلسے کریں گے، احتجاج کریں گے، لانگ مارچ کریں گے. فائنلی ریزگنیشن پہ بات آئی تو یہ ہمارا پلان ہے. تو اس سے ان کو بڑی گھبراہٹ تھی، اور ظاہری بات ہے اب ان کو وہ اے پی سی کو اور وہ جو ایک اتحاد ہوا ہے اپوزیشن کے درمیان اس کو توڑنا ہے. توڑیں گے کس طریقے سے؟ سب کو جیلوں میں ڈال دو، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر فرد حمایت کر دو، ان کو جیل میں ڈال دو، اور کسی کو، تاکہ تمام مولانا فضل الرحمان کی یکم کو پیشی ہے، ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ بھی خبر ہے کہ مولانا صاحب کو 1 اکتوبر کا نوٹس مل گیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب تو اس کے ظاہری بات ہے کہ درتا درتا بھی ہیں، اور مولانا صاحب کا تو بڑا سخت سٹینڈ تھا کہ جی ریزگنیشن ہونے چاہیے. اور اس اے پی سی کا سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کی جماعتیں تو نالا ہیں، یہ قوم بڑی نالا ہے اس حکومت سے، لیکن ان کے اپنے لوگ بڑے نالا ہیں. ان کے اپنے جو لوگ کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور جو ان کے ایم این ایز ہیں، بالخصوص کراچی سے جن کا تعلق ہے، وہ خود ان سے اپنے اتنے نالا ہیں، ان کے ایم پیز اتنے نالا ہیں، ان سے سب بیزار ہیں ان سے. وہ سب کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس سمت حکومت جاری ہے، کہیں پر کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، کہیں پر کوئی ریلیف نہیں ہے، ہم کیسے لوگوں کو اپنا منہ دکھائیں گے؟ اگلے الیکشن میں یہ ان میں سے کوئی بھی جیت کے نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں نے کان پکڑ کے توبہ کی ہے کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. یہ حال ہو گیا. آپ غریدہ، آپ اپنے کیمرہ مین سے لے کے، اپنے پروڈیوسر سے لے کے، اپنے چینل کی تمام لوگوں سے پوچھیں، وہ بولیں گے برباد کر دی عمران خان صاحب کے اندر، کوئی آمدنی نہیں ہے. آج اگر آپ باہر نکلیں سبزیاں لینے تو کوئی سبزی 100 روپے کلو سے کم نہیں ہے. غریب آدمی کیا کھائے گا؟ ادویات آپ لے لیں، 92 ادویات جو ہے اس کے اندر کوئی 500% اضافہ کیا گیا ہے. کوئی 10 روپے کی دوائی تھی تو آج وہ جناب 150 روپے کی ہو گئی ہے. اور یہ کہتے ہیں جی اسمگل ہو رہی، تو اسمگلنگ روکنا کس کا کام ہے؟ اگین آپ نے جو ڈرگ مافیا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، آپ نے تو ان کی لاٹری لگا دی. چینی میں یہی ہوا کہ چینی مافیا کے سامنے یہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے، وہ جہانگیر ترین صاحب، وہ خسرو بختیار صاحب، وہ وزارت لے کے بیٹھے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر کوئی احتساب نہیں ہوتا. پیٹرول میں پاکستان کی تاریخ میں، ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز کریش کری، لیکن پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ نایاب ہو گیا. نہیں ملا لوگوں کو، اس کے ثمرات نہیں لینے دیے انہوں نے، لیکن جیسے ہی راتوں رات انہوں نے پاکستان کی تاریخ پہلے دوار 25 روپے جب اضافہ کیا، تیل دستیاب ہو گیا. تو یہ تو خود بھی کما رہے ہیں اور مافیا کو بھی کما کے دے رہے ہیں، ان کی تو چاندنی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ کوئی شعبہ آپ مجھے بتا دیں، کوئی سیکٹر آپ مجھے بتا دیں جو منفی رجحان نہ دکھا رہا ہو، جو جہاں پر لوگ رو نہیں رہے ہوں، جو گھٹنے نہیں ٹیک دیے ہوں لوگوں نے. تو آپ بتائیے اس کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ کیسے گزارا؟ اب اس سینیریو میں شمیلہ صاحبہ اب آل پارٹیز کانفرنس کو لیڈ کون کرے گا؟ لیٹس سپوز شہباز شریف گرفتار ہو گئے ہیں، اکتوبر میں آپ لوگوں کا جلسہ جلوس ہونا تھا. شہباز شریف اگر ایک طویل عرصہ گرفتار رہتے ہیں یا اگر ان پہ کنوکشن ہو جاتی ہے ثابت، زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، فرد جرم تو آج ان پہ عائد ہو گئی، تو پھر اس صورتحال میں آل پارٹیز کانفرنس کی تحریک کو لیڈ کون کرے گا شمیلہ؟ دیکھیے اس پہ تو بیٹھ کے پارٹیز اپنا لائے عمل طے کریں گی. شزا کی جماعت کی کل میٹنگ ہے، آئی تھنک احسن اقبال صاحب نے بلائی ہے، کل دوپہر 3 بجے وہاں پر اس کا لائے عمل طے کیا جائے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے کہ ہم نے بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ اگر کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، کس سمت یہ حکومت جاتی ہے، وہ ہم نے لائے عمل طے کرنا. لیکن ایک چیز بڑی طے ہے غریدہ کہ یہ تحریک اب رکے گی نہیں. دس ول گو آن. یہی بات آج مریم نواز نے بھی کہی. جیل میں بند کر کے یہ لانگ مارچ روک لیں گے یا یہ تحریک روک لیں گے تو یہ رکے گی نہیں. ٹھیک ہے، لیڈ کرنے کے لیے لوگ عوام سڑکوں پہ نکل آئے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا پروگرام میں. لیٹس ٹیک دیٹ بریک اور واپس آئیں گے، ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. راجہ عامر عباس صاحب، ایک طرف تو اس کیس کا سیاسی آسپیکٹ ہے جس کو آپ نے وضاحت سے بتا دیا، دوسری طرف ظاہر اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا تمام گورنمنٹ کے لوگوں کی پریس کانفرنسز وغیرہ بھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آل پارٹیز کانفرنس کا رد عمل ہے، یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے کچھ ایڈوانس میں موومنٹ ہے، یا یہ آل پارٹیز کانفرنس کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہے؟ کس لیے ہے؟
देखिए, दो बातें हैं। इस पे आने से पहले दो बातें की शिजा साहिबा ने। एक तो उन्होंने कहा कि एवन फील्ड में उनकी सस्पेंडेड है सजा, तो ये मैं क्लियर करता जाऊं कि एवन फील्ड में उनके जो कन्विक्शन है, जो वो मुजरिम करार दिए गए हैं, वो सस्पेंड नहीं है। सिर्फ उनकी सेंटेंस जो उनको जेल में रखा जाना था, उसमें उसको सस्पेंड करके जमानत दी है। आज के दिन में भी वो मुजरिम हैं जिन पे जुर्म साबित हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने एक बात की कि जनाब हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है, ये पाकिस्तानी कवानीन। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, शायद ये इन्होंने भी लॉ पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को पढ़ें तो उसमें बेनामी ट्रांजैक्शन है, एंड अ पब्लिक ऑफिस होल्डर इफ ही हैज प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ हिज चिल्ड्रन, स्पाउस, इवन रिलेटिव्स लिखा हुआ है। तो उसमें ये नहीं लिखा डिपेंडेंट है, नहीं है। तो उन्होंने आके सेक्शन 14 है, ये बताना है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर ये साबित कर देता है, ऑनस उस पे है कि ये उसके बच्चों की जायज कमाई है, फिर तो ठीक है। अगर वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 14 नैब ऑर्डिनेंस के तहत नहीं दे सकता, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें ये लिखा हुआ है कि इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि ये इट अमाउंट्स टू करप्शन। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ऐसे मौके पे हुई है कि जब एक नए नैब लॉ के हवाले से बातचीत चल रही है गवर्नमेंट ऑपोजिशन की। हाँ, अब दूसरी बात यहाँ पे हुई कि जी ये जो अगर शहबाज शरीफ साहब जो है अब एपीसी या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो एक बनी है, उसमें क्या होगा। अब देखिए, अगर तो शहबाज शरीफ साहब भी जेल में है, जमानत नहीं होती, क्योंकि उनका बयानिया और नवाज शरीफ या मरीम बीबी का बयानिया एग्जैक्टली 180 डिग्रीज हैं। तो अब नून लीग में अगर कोई धड़ेबंदी मौजूद है जो हमें नजर आ रही है, तो नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया है, जो उन्होंने डायरेक्टली कहा है पाकिस्तानी फौज या एस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने जाके ललकारा है। और ये वही बातें हैं कि जनाब क्या वो जो बलूचिस्तान में मुलाकातों की भी तो तस्दीक होगी ना। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी तस्दीक कर दी, मुलाकातें हुई। अब क्या पंजाब में मुस्लिम लीग जोन सी है, उसके जो MNAs हैं वो एक इनफरादी हैसियत, एक बिरादरी की हैसियत रखते हैं। ये सीटें खाली नून के नाम पे या नवाज शरीफ के नाम पे वो नहीं जीतते, वो अपनी बिरादरी के नाम पे भी जीतते हैं, अपने असर और रसूख के। तो क्या जबकि आपके इल्म में हर घर में, हर गांव में पाकिस्तानी आर्मी वहां पे मौजूद है, क्या वो इस नजरिए को लेके और दीगर जो उनसी जमातें वोट ले सकते हैं आगे? नहीं, वोट और जाके जलसा जलूस कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं। शिजा का जवाब लेते हैं ना। शिजा इस पर जरा जवाब दीजिएगा, आप पहले भी कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। ये लास्ट वाली बात मुझे पूरी तरह से इनकी समझ नहीं। राजा आमिर कह रहे थे कि जी आपके MNAs MPAs भी तो हैं पंजाब में, और पंजाब में तकरीबन हर घर में फौज का कोई ना कोई जवान मौजूद है, पंजाब में कम से कम। तो क्या आप जो बयानिया है नवाज शरीफ का, उसकी बुनियाद पे जो आपका MNA MPA है वो जलसे जुलूस कर सकेगा, वो लोगों से जाके मुलाकात कर सकेगा, वो वोट मांग भी सकेगा, वो सर्वाइव पोलिटिकली कर भी सकेगा? ये था राजा आमिर अब्बास साहब का। देखिए, बात ये है, पहले तो उन्होंने बात की कि शहबाज साहब के केस के बारे में बात हुई और नैब लॉ की बात हुई। बिल्कुल, नैब लॉ एक ऐसा कानून है जिसके अंदर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ आप ओनस जो है वो डिफेंडेंट पे होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो बेनामी की जब आप बात करते हैं तो उसमें बेनामी भी प्रूव करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसमें यह है कि अगर आपने बेनामी का इल्जाम लगाया है तो कोई डीड, कोई आपके पास कोई टाइटल डीड, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो नैब ने प्रोड्यूस नहीं किया। अब बात यह है कि अब 3 दिन के अगेंस्ट 20 मिनट की भी कार्रवाई जो है वो नैब ने नहीं की, और फिर बहरहाल जो कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसमें देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। और अगर हम इस केस की डिटेल में जाएं तो वो 70 लाख रुपए उनकी बीवी के अकाउंट से उनके अकाउंट में आए हुए हैं। वो एक इशू है जिसके ऊपर आज की हेयरिंग हुई थी। तो उन 70 लाख का अरबों जो उन्होंने अपनी फैमिली के बिजनेसेस को अपने डिसीजंस की वजह से नुकसान किया। गरीदा, कभी मैं भी आपके शो पे स्पेसिफिकली उस पर करूंगी कि एज CM जो उन्होंने सिर्फ शुगर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए, जिसमें उन्होंने 2017 में डिस्पाइट सिंध गवर्नमेंट शुगर एक्सपोर्ट की सब्सिडी नहीं दी पंजाब की मिलों को। इसी तरह 2014-15 में सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया
کہ سندھ کی ملیں جو ہیں وہ صرف 160 روپے یہ بالکل سیپریٹ اسٹوری ہے، یہ بالکل سیپریٹ اسٹوری ہے کہ کتنے قومی خزانے کے پیسے بچائے کتنے نہیں بچائے. یہ قومی خزانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ قومی خزانے کے پیسے نہیں خریدا. یہ وہ ڈیسیجنز ہیں، ان کے کانشیس ڈیسیجنز ہیں جن ڈیسیجنز کی وجہ سے ان کی خاندان کی اور ان کے بچوں کی بزنسز کو 1.5 ارب روپے کا نقصان. لیکن اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ کا پولیٹیکل بیانیہ ہے الگ سے. نہیں، ایک 70 لاکھ روپے کا اس وقت ان کے اوپر ان کی بیوی کی ٹرانزیکشن کا تو وہ ثابت کر دیں گے اگر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ سوالات کے جواب نہیں دے سکے، شہباز شریف ثابت ہی نہیں کر سکے. یہ تو وقت بتائے گا. اور یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اس وقت جو نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے اس کا کیا حالات ہیں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 70 لاکھ جسٹیفائی ہو جائیں گے قانونی ٹرانزیکشن کے ساتھ. ہم بالکل میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے جو لائرز ہیں ان کو کل ہی شو پہ لیں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کے آپ کو جو انہوں نے کورٹ میں یا آج جو آرگیومنٹ دیے ہیں وہ پبلک کو آ کے سنائیں، ان کو یہ آپشن دیں اور ان کو یہ پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ آ کے اس کو ایکسپوز کر سکیں. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے، دیکھیں احتجاج کی جو بات ہے اور جو پی ڈی ایم مفاہمت تو بند ہو گئی، مفاہمت تو آج اندر ہو گئی، مفاہمت تو بند ہو گئی، تو ظاہر مزاحمت رہ گئی ہے، تو اب کیسے چلیں گے آگے شہزا؟ مفاہمت جہاں تک تو عمران خان صاحب کی بات ہے، ان کی جو کم ظرفی ہے سیاسی یا ان کی جو سوچ کی میں کمی ہے یا ان کی میں اس کو انکمپیٹنس نہیں انیکسپیرینس شاید کہہ سکیں، ان کے ساتھ تو کوئی سیاسی پارٹی ڈیموکریٹکلی ان کے ساتھ چلنا ناممکن ہے. وہ جہاں تک بات ہمارے احتجاج کی بات ہے وہ احتجاج پبلک لیڈ احتجاج ہوگا. وہ احتجاج اس میں آپ یقین کریں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے کو جا کے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس وقت جو ہے جس طرح نوز ڈائیو کیا ہے آپ کا جی ڈی پی 5.8 سے نوز ڈائیو کر کے -0.4 پہ ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کنزیکٹیو ایئرز میں آپ کی پر کیپٹا انکم کم ہوئی ہے. لوگ اس وقت خود سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بچوں کا پیٹ میرے پاس ٹائم پروگرام کا ریپ اپ ہو رہا ہے، لیکن میں شمیلہ صاحبہ سے کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی. اندر راجہ عامر عباس سے. شمیلہ صاحبہ، جو آج شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے، کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میسج ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ابھی بھی مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گی جس کے لیے بہت مشہور ہے، یا پیپلز پارٹی بھی مزاحمت کے راستے پہ نکل جائے گی؟ دیکھیے غریدہ، مفاہمت تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ملک کی مفاد میں کام کریں. یہ حکومت تو عوام دشمن ہے. غریب کے منہ سے انہوں نے نوالا چھین لیا ہے. کوئی بھی سیکٹر، جس طرح میں نے آپ کو کہا، کوئی بھی ادارہ وہ منفی کے اندر جا رہا ہے. ہر ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، ہر ادارے کی ساکھ انہوں نے متاثر کری. آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں، آپ نیب کو دیکھ لیں، ہر ادارے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا اگر آپ خواجہ برادران کے بیل آرڈر کے اندر جو چارج شیٹ دیکھے جو نیب کے اوپر ہے وہ خوفناک ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ جو کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بدلے اتارنے کے لیے. تو ان کے ساتھ مفاہمت تو ہو نہیں سکتی. مزاحمت کا جو پلان ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہے اور یہ اسی پلان سے گھبرا کے گرفتاریاں کر رہے ہیں، اسی پلان سے. اور آج میں کہیں سن رہی تھی کہ انہوں نے پی ایم ایل این کے تقریباً کوئی 60 سے زیادہ ممبران کو تو انہوں نے نیب کے نوٹسز دلوا دیے ہیں. تو یہ تو اگر پریشر کرنے کی ٹیکٹکس ہیں تو یہ نہیں چلیں گے. یعنی کہ پیپلز پارٹی مزاحمت کا راستہ لے کے آگے بڑھے گی. راجہ عامر عباس صاحب، لاسٹ کمنٹس کہ نیب کی پروسیکیوشن، نیب کی کارکردگی کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف اور زرداری صاحب کے کیس میں، کہ نیب کیا اس کیس کو ثابت کر پائے گی؟ دیکھیے فریدہ، 2 باتیں ہیں. ایک تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی مزاحمت ہوگی. اب اگر اس کا اعلانیہ آپ دیکھیں، وہ جو اے پی سی ہوئی تھی تو اس میں اور مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے فریش الیکشن کی طرف ہی جانا ہے تو اسمبلی سے کیا یہ سندھ اسمبلی کو استعفے دے کے ختم کر دیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون جتنے بھی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ان کے اراکین ہیں استعفے دے دیں گے؟ اگر ایسی بات کریں گے تو عوام یہی چاہتی ہے کہ اگر آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود ریزائن کر کے آئیے اور ہمیں پھر لیڈ بھی کیجیے. پھر ہم مناسب وقت ریزائن کر دیں گے. اب نیب کی جو پرفارمنس کی بات ہے، اگر ہم پاس میں دیکھتے ہیں تو اسی شہباز شریف صاحب کو جب صاف پانی اور دیگر کیسز میں نیب نے پکڑا تھا
تو اس کے بعد بہت پور پرفارمنس ان کی نظر آئی عدالت میں. تو اب چونکہ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری بینکنگ ڈاکیومنٹس ہیں, تو ان ڈاکیومنٹس کو ڈینائی کرنا شاید شیزا کہہ رہی ہیں کہ 70 لاکھ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں بات ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے لیگلی. بالکل کریں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. اگر وہ جسٹیفائی کر دیں گے تو یہ کیس بھی نیب کے اپنے اوپر جائے گا کہ آپ کی پرفارمنس یہ ہے. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ, شمیلہ فاروقی صاحبہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.